आखिर हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है? सौरमंडल अंतरिक्ष में मौजूद हमारा एक घर जो लगातार मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। यह इकलौती ऐसी जगह जहां जीवन मौजूद है, क्योंकि अभी तक हमें यूनिवर्स में कहीं भी जीवन नहीं मिला है। वैसे जब अंतरिक्ष में खोज की बात आती है तो हम हमेशा अपने सोलर सिस्टम के बाहरी दुनिया की ही बात करते हैं कि कैसे कई ग्रह जो पृथ्वी की तरह है वह पृथ्वी से कई हजार लाइट ईयर्स दूर है, या फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कई लाख लाइट ईयर्स में फैली है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एक छोटा सा भाग है। और इस तरह के अरबों सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। लेकिन सोलर सिस्टम केवल यूनिवर्सल लेवल पर ही छोटा है, क्योंकि अगर इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो हमारा सोलर सिस्टम ही खुद में एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो अरबों किलोमीटर तक फैला है। और आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी से हमें अपने सोलर सिस्टम को ही पार करने में लगभग 30,000 सालों का समय लग जाएगा। वह भी तब जब इंसानों के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट हो जो इतने समय तक और इतनी दूरी तक यात्रा कर सकें। मुझे पता है कि सुनकर काफी हैरानी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे सौरमंडल की एक ऐसी सैर पर लेकर जाऊंगा। आखिर हमारे सौरमंडल का किनारा कहां मौजूद है? आज आपको सौरमंडल की असली सीमाओं के बारे में पता चलेगा और आप यह जान पाएंगे कि हमारा खुद का ही सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। चलिए फ्यूचर साइंस के इस खास एपिसोड में आज सौरमंडल के किनारे का पता लगाते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सौरमंडल में कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। तो वैज्ञानिकों की करंट रिसर्च कहती है कि सौरमंडल में 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, एक तारा जिसे हम सूर्य कहते हैं और 181 चंद्रमा मौजूद है। ये सभी ओ ऑब्जेक्ट है जो सौरमंडल के बड़े ओ ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी हमारे सौरमंडल में 3 एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है, जिसमें 5,55,300 उल्कापिंड और करीब 3,000 धूमकेतु हैं, जो लगातार सूर्य और दूसरे ग्रहों को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने सफर की शुरुआत ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार यानी लाइट स्पीड से करें तो सूर्य से सौरमंडल के सबसे पहले ग्रह यानी मर्क्यूरिक तक लाइट को ही पहुंचने में करीब है 3 मिनट 2 सेकंड का समय लगता है, जो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ग्रहों की दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है यह समय भी बढ़ता चला जाता है। पर इंसानों के पास तो कोई लाइट स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है नहीं, और ना ही हम ऐसा कभी स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी की माने तो अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। अभी इंसानों के पास जो सबसे तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जो अंतरिक्ष में करीब 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। ऐसे में अगर हम इस रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट के जरिए मरकरी तक जाए तो इंसानों को यहां तक पहुंचने में करीब 4 सालों का समय लग जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह यानी वीनस की, जिसे हम हमारे सोलर सिस्टम का नर्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की सरफेस का तापमान भी 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो पृथ्वी की किसी भी चीज को पिघला सकता है। शायद इसी कारण इसकी सरफेस पर मिशन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वीनस की रेडियस लगभग 6,051 किलोमीटर, जो हमारी पृथ्वी की रेडियस 6,371 किलोमीटर के लगभग बराबर है, जिसके कारण यह हमारे सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जो साइज में पृथ्वी के लगभग बराबर है। सूर्य और वीनस के बीच की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है और इसे सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 225 दिनों का समय लगता है। सूर्य से प्रकाश को वीनस ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर इंसानी टेक्नोलॉजी से यहां तक पहुंचने की बात की जाए तो क्योंकि पृथ्वी और वीनस के बीच की दूरी लगभग 256 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए पृथ्वी से वीनस तक जाने में इंसानों को 6.5 महीनों का समय लग जाएगा, और यह भी तब जब हम अपनी सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट के जरिए यहां तक जाए। सुनने में काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वीनस तो पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रहों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं हम इंसानों के सबसे चाहते ग्रह यानी मंगल की, जो हमारे सौरमंडल का 4th ग्रह है। मंगल को सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 687 दिन का समय लगता है, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी करीब 221 मिलियन किलोमीटर है, जिसके कारण यहां पर सूरज का प्रकाश पहुंचने में करीब 12.6 मिनट्स का समय लगता है। और अगर इंसानों को यहां तक जाना हो तो आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर इंसानों को अंतरिक्ष का लगभग 9 महीने लंबा सफर करना होगा, तभी हम यहां तक पहुंच सकेंगे।
शायद अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों इंसान अभी तक मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो 9 महीने तक इंसानों को अंतरिक्ष में इतने लंबे सफर तक यात्रा करा सके। मंगल के बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और 5वें ग्रह जुपिटर की, जिसे हमारे सौर मंडल का गैस जॉइंट ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका करीब 98% भाग गैस से बना है। जुपिटर ग्रह के आकार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। जुपिटर सूर्य से करीब 741 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को भी यहां तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लग जाता है, जो काफी ज्यादा है। तुलना करने के लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड्स का समय लगता है, लेकिन इंसानों के लिए तो यह काफी ज्यादा दूर है और हमारी टेक्नोलॉजी से अगर हम यहां तक जाना चाहे तो हमें 5 सालों का समय लग जाएगा, और कुछ कंडीशन में तो यह समय इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी इंसानों के लिए तो जुपिटर काफी ज्यादा दूर है। अब बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के 6ठे ग्रह यानी शनि ग्रह की, और यह भी जुपिटर की तरह एक गैस जॉइंट है। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज इसके चारों ओर को घूम रहे एस्ट्रॉयड रिंग्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बर्फ और चट्टानों से बने ये 7 रिंग ध्वनि की गति से तेज घूमते हैं और सबकी गति अलग अलग होती है। इसके अलावा शनि ग्रह के पास पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा 82 चंद्रमा है। यह सूर्य से करीब लगभग 746 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य के प्रकाश को भी इस ग्रह तक पहुंचने में 85.08 मिनट्स का समय लग जाता है, और इंसानों के लिए तो यहां तक स्पेसक्राफ्ट भेजना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसमें हमें 7 सालों से ज्यादा का समय लग जाता है, वह भी तब जब हम अपने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से यहां तक पहुंचना चाहे। इसके बाद हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रहों की बारी आती है, जिन्हें वैज्ञानिक आइस जायंट्स कहकर बुलाते हैं। इसमें यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। यूरेनस और नेपट्यून यह दोनों हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ग्रह हैं, जिनके बाद हमारे सौर मंडल में क्यूपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है, जो ज्यादातर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जैसे एस्टेरॉयड से मिलकर बनी है, और हमारे सोलर सिस्टम में 55 AU से 100 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। और आपको यह भी बता दो कि यहाँ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। वैसे हम इन एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ग्रहों की ही बात करते हैं। तो अभी हम यूरेनस ग्रह पर हैं। यूरेनस हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है, जो हमारे सूर्य से करीब 19.8 AU दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि यहां पर सूर्य से निकलने वाली लाइट को भी पहुंचने में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय लग जाता है। और अगर पृथ्वी और यूरेनस के बीच की दूरी की बात की जाए तो यह दूरी करीब 3 अरब किलोमीटर पूरी, जिसे इंसानी टेक्नोलॉजी से बने स्पेसक्राफ्ट द्वारा तय करने में करीब 9 या फिर 10 सालों का समय भी लग सकता है। इसके पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर मौजूद होने के कारण ही शायद अभी तक इंसान यहां पर केवल एक स्पेसक्राफ्ट ही भेज सके हैं। इस ग्रह की पृथ्वी से दूरी के कारण है इस पर रिसर्च करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब आते हैं हम अपने सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून पर, जो सूरज से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है, जिसके कारण जहां पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में भी करीब 4 घंटे लग जाते हैं। एक बार सोचकर देखिए, जहां सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लगता है, उसी प्रकाश को सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर नेपच्यून सूर्य से कितनी ज्यादा दूर मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी और नेपच्यून के बीच की दूरी करीब 4.24 अरब किलोमीटर है, जो इतनी ज्यादा है कि हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी यहां तक पहुंचने में 12 साल तक का समय लग जाता है, वह भी तब जब नेपच्यून और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो और हम अपने सबसे तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट से इस तक जा रहे हो। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि आप साधारण टेलीस्कोप के जरिए तो नेपच्यून को देख भी नहीं पाएंगे। इस देखने के लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत होती है। शायद यही कारण है कि कई सालों तक तो हमारे पास नेपच्यून की एक अच्छी तस्वीर भी नहीं थी। पर अभी कुछ समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें नेपच्यून की अब तक की सबसे हाई क्वालिटी तस्वीर दी है। यह एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में खींची गई तस्वीर है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेपच्यून तक भी हमारे सोलर सिस्टम समाप्त नहीं होता, बल्कि इसकी सीमाएं और भी कहीं दूरियों तक फैली हैं। नेपच्यून के तुरंत बाद सौर मंडल में क्वाइपर बेल्ट की शुरुआत होती है,
जिसमें लाखों एस्ट्रॉयड मौजूद हैं। और केवल यही काइपर बेल्ट सौरमंडल में करीब 100 AU तक फैली है। यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU दूरी को नापने की एक मेजरिंग यूनिट है, जिसमें AU का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी एक AU बराबर 150 मिलियन किलोमीटर्स है। आज के समय वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल के इसी भाग में मौजूद है, लेकिन यह भी सौरमंडल का अंत नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और एस्ट्रॉयड बेल्ट की शुरुआत होती है जिसे ओर्ट क्लाउड कहते हैं। यह भी लगभग पूरी तरह जमी हुई गैस और बर्फ के बड़े बड़े एस्ट्रॉयड से बनी है। ओर्ट क्लाउड को आप हमारे सौरमंडल की लास्ट बाउंड्री भी कह सकते हैं, लेकिन यह लास्ट बाउंड्री भी खरबों किलोमीटर में फैली है। एक रिसर्च के मुताबिक ओर्ट क्लाउड सौरमंडल में 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से शुरू होता है, जो अंतरिक्ष में करीब 2 लाख AU तक फैला है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि प्रकाश को भी यहां तक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। और अब हम फाइनली सोलर सिस्टम के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, क्योंकि अगर आपने ओर्ट क्लाउड को पार कर लिया तो आप सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। पर क्या सच में है? इतना आसान है? तो जवाब है नहीं। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने अभी केपर बेल्ट को भी पार नहीं किया है, और ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में तो इसे अभी भी 300 सालों का समय लग जाएगा। तब तक तो इसका संपर्क इंसानों से टूट चुका होगा, और अगर यह बिना किसी एस्ट्रॉयड से टकराई लगातार चलता रहता है तो इसे ओर्ट क्लाउड को पार करने में ही करीब 30,000 साल लग जाएंगे। शायद अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सोलर सिस्टम को हम काफी छोटा समझते हैं, आखिर इंसानों के लिए वह कितना ज्यादा बड़ा है। और कई वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि आने वाले कई हजार सालों से पहले तक इंसान अपने खुद के सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।